ड्रग्स के मामले को लेकर फंसे आर्यन खान की मुसीबत बढ़ गई है। किला कोर्ट ने शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत याचिका खारिज कर दी। आर्यन खान के साथ बाकी आरोपियों की जमानत याचिका भी कोर्ट ने खारिज कर दी। कोर्ट की ओर से कहा गया कि ये मामला सेशन कोर्ट के लिए था, ऐसे में जमानत के लिए सेशन कोर्ट जाना चाहिए था। इससे पहले कोर्ट ने गुरुवार को आर्यन खान समेत 8 आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने शुक्रवार को लखनऊ की दलित बस्ती में पहुंचकर झाड़ू लगाया। प्रियंका गांधी ने कहा कि झाड़ू लगाना स्वाभिमान और सादगी का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि इस देश में करोड़ों महिलाएं भाई बहन झाड़ू लगाने का काम करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दलित भाई बहनों का अपमान किया है। दरअसल लखीमपुर जाते वक्त हिरासत में ली गई प्रियंका गांधी ने सीतापुर के पीएससी गेस्ट हाउस के कमरे में झाड़ू लगाया, जिसका वीडियो कांग्रेस की ओर से जारी किया गया था। इस वीडियो को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रियंका गांधी पर तंज कसा था। प्रियंका गांधी ने यूपी की सभी जिला कमेटियों को आज भगवान वाल्मीकि मंदिर में सफाई का निर्देश दिया है। जो करोड़ों सफाई कर्मचारी हैं, करोड़ों दलित बहन भाई हैं, जो करोड़ों महिलाएं अपने घरों में रोज सुबह झाड़ू लगाती हैं, उनके बारे में कहा है। तो एक ऐसा नजरिया हमारा मुख्यमंत्री रखता है, एक ऐसी मानसिकता है उनकी कि वो इस तरह की बात करते हैं। देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार केवी सुब्रमण्यम ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। केवी सुब्रमण्यम ने ट्वीट कर कहा कि मैंने अपना 3 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद शिक्षा जगत में वापस लौटने का फैसला किया है। राष्ट्र की सेवा करना परम सौभाग्य रहा और मुझे अद्भुत समर्थन और प्रोत्साहन मिला। केवी सुब्रमण्यम ने अपने बयान में कहा कि पद के विशेषाधिकार के साथ आने वाली जिम्मेदारी के साथ न्याय के लिए मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया है। टाटा सन्स अब एयर इंडिया की नई मालिक होगी। कंपनी ने इस सरकारी एयरलाइंस के लिए सबसे अधिक 18,000 करोड़ रुपए की बोली लगाई। इस दौड़ में शामिल अजय सिंह ने कंसोर्टियम ने 15,100 करोड़ रुपए की बोली लगाई। इस तरह टाटा सन्स ने 2,900 करोड़ रुपए से ज्यादा के अंतर से एयर इंडिया की मालिकाना हक के लिए लगाई बोली को जीत लिया। टाटा सन्स के हिस्से में एयर इंडिया पर बकाया कुल ऋण का 15,300 करोड़ रुपए भी जाएगा। वहीं उसे कंपनी के करीब 12,000 कर्मचारियों को कम से कम 1 साल तक नौकरी पर रखना होगा। कारोबारी मनीष गुप्ता की हत्या के मामले में फरार चल रहे पुलिस वालों पर इनाम घोषित किया गया है। गोरखपुर के थाना रामगढ़ ताल में तैनात सभी 6 पुलिसकर्मियों पर 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया है। बीते दिनों कानपुर में कारोबारी मनीष गुप्ता की गोरखपुर के होटल में पुलिस की पिटाई में मौत हो गई थी। मामले में केस दर्ज होने के बाद से ही आरोपी पुलिस वाले फरार चल रहे हैं। लखीमपुर हिंसा के मामले में आरोपी आशीष मिश्रा को आज सुबह 11 बजे तक जांच टीम के सामने पेश होना है। इससे पहले पुलिस ने शुक्रवार 10 बजे तक उन्हें पेश होने का नोटिस दिया था, लेकिन आशीष मिश्रा पहुंचे नहीं थे। इस बीच आशीष मिश्रा के पिता और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ने कहा कि उनका बेटा कहीं भागा नहीं है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है और वो जाँच टीम के सामने आकर अपना पक्ष रखेंगे। पेश होकर के अपना कथन, अभिकथन, साक्ष्य सब कुछ जांच एजेंसी के सामने देंगे, क्योंकि वो निर्दोष है। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने सरकार पर फिर हमला बोला। प्रियंका गांधी ने कहा कि पूरे मामले पर सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। दलितों और गरीबों को देश में न्याय नहीं मिल रहा, पूरी तरह से आरोपियों को बचाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पीड़ितों को सरकार का पैसा नहीं बल्कि न्याय चाहिए। प्रियंका गांधी ने कहा कि पुलिस विपक्षी नेताओं को रोकने में लगी है, सारे सबूत सामने हैं, फिर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही। लखीमपुर खीरी मामले में कार्रवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। जांच पर नाराजगी जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार के वकील हरीश साल्वे से पूछा, हत्या का मामला दर्ज होने के बाद भी आरोपी की गिरफ्तारी क्यों नहीं की गई? ऐसा करके आप क्या संदेश देना चाहते हैं? शीर्ष अदालत के सवाल पर यूपी सरकार के वकील हरीश साल्वे ने कहा कि इस मामले में आरोपी आशीष मिश्रा शनिवार रात 11 बजे तक पुलिस के सामने पेश हो जाएंगे। इसके बाद कोर्ट ने साल्वे से पूछा कि क्या आप किसी भी दूसरे मर्डर केस के आरोपी को इसी तरह ट्रीटमेंट देते हैं? एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने लखीमपुर खीरी की घटना के विरोध में महाराष्ट्र की तमाम पार्टियों के साथ आकर विरोध की अपील की। शरद पवार ने कहा कि 11 अक्टूबर को गठबंधन में शामिल दल बंद के जरिए बीजेपी का विरोध करेंगे। हम सभी बीजेपी शासित राज्य में किसानों की हत्या का विरोध करेंगे। शरद पवार ने कहा कि सभी पार्टियां मिलकर इस बंद को कामयाब बनाएंगे।
बिहार में 2 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर आरजेडी में फूट पड़ गई। स्टार प्रचारकों की सूची में तेज प्रताप यादव, राबड़ी देवी और मीसा भारती का नाम नहीं है, जिसे लेकर तेज प्रताप भड़क गए। तेज प्रताप ने ट्वीट कर कहा कि मेरा नाम रहना ना रहना, लेकिन मेरी मां और दीदी का नाम रहना चाहिए था। इस गलती के लिए बिहार की महिलाएं कभी माफ नहीं करेंगी। बिहार में होने वाले उपचुनाव को लेकर आरजेडी और कांग्रेस पहले से ही आमने सामने है। इस बीच खबर है कि आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव कुशेश्वर स्थान सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार अतिरेक कुमार के समर्थन में प्रचार कर सकते हैं। अतिरेक कुमार के पिता और बिहार कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष अशोक कुमार ने गुरुवार को तेज प्रताप यादव से मुलाकात की और इस मुलाकात के बाद माना जा रहा है कि तेज प्रताप अतिरेक कुमार के पक्ष में चुनाव प्रचार कर सकते हैं। सूरत से बर्थडे सेलिब्रेशन के नाम पर कोरोना काल के नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले लोगों को सूरत पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। एक बर्थडे सेलिब्रेशन में बार बालाओं से तमंचे पर डिस्को गाने पर डांस करवाया गया था। उनके ऊपर नोटों की बरसात की गई थी। बर्थडे सेलिब्रेशन के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए। इसके बाद पुलिस एक्शन में आई। मामले में 7 लोगों को हिरासत में लिया गया है। इंदौर पुलिस ने रियल एस्टेट कंपनी के सेल्स डायरेक्टर देवांशु मिश्रा की हत्या का पर्दाफाश किया है। मामले में जोया किन्नर और उसके 2 साथियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के पास से घटना में इस्तेमाल चाकू और बाइक बरामद हुई है। फिलहाल सभी आरोपियों से पुलिस पूछताछ कर रही है। गुड़गांव की एसजीटी यूनिवर्सिटी गोलियों की गूंज से थर्रा उठी। यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले 2 छात्रों का किसी बात को लेकर विवाद हो गया था, जिसके चलते एक छात्र ने दूसरे छात्र पर गोलियां दाग दी। गोलियां छात्र के पेट में लगी, जिससे गंभीर हालत में इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल करवाया गया, जहां इलाज के दौरान विनीत की मौत हो गई। यूनिवर्सिटी में छात्रों के झगड़े में गोली चलने की सूचना मिलते ही गुरुग्राम पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। वहीं बताया जा रहा है कि दोनों छात्रों के बीच गर्लफ्रेंड से बदतमीजी करने को लेकर झगड़ा हुआ था। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। नोएडा पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो सुबह ड्यूटी जाती महिलाओं और घरों में जाकर उनको अपनी बातों में फंसाकर उनके जेवरात दुगने करने के नाम पर ठगी करके फरार हो जाते थे। अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता में काबिज होने के बाद से ही अस्थिरता का माहौल है। अफगानिस्तान के उत्तरी कुंदूज प्रांत में जुमे की नमाज के दौरान एक शिया मस्जिद में आत्मघाती बम हमला हुआ है, जिसमें 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है और बड़ी संख्या में लोग घायल हुए हैं। हमले की जिम्मेदारी अभी तक किसी भी समूह ने नहीं ली है। उधर तालिबान की स्पेशल टीम घटनास्थल पर पहुंचकर हमले की जांच में जुट गई है। इससे पहले रविवार को काबुल की एक मस्जिद में हुए विस्फोट में कम से कम 12 लोगों की मौत हो गई थी और 32 अन्य घायल हो गए थे। इस साल का शांति का नोबेल पुरस्कार फिलीपींस की मारिया और रूस की दिमित्री मुरातोवा के नाम रहा, जो पेशे से पत्रकार हैं, जिन्होंने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, लोकतंत्र और स्थायी शांति के लिए अपने देश में सत्ता के खिलाफ जाकर बड़ा काम किया। मारिया रिसा न्यूज वेबसाइट रैपलर की को-फाउंडर हैं। उन्होंने 2012 में इसकी स्थापना की थी। रेसा ने अपने देश में सत्ता के दुरुपयोग और तानाशाही के खिलाफ अभिव्यक्ति की आजादी के लिए आवाज उठाई थी। उन्होंने इस सम्मान के लिए अपनी टीम और नोबेल कमेटी का आभार जताया। हांगकांग में एक गगनचुंबी इमारत अचानक गिर पड़ी, जिसके बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। इस हादसे में एक शख्स की मौत भी हो गई, जबकि कई लोग इमारत के मलबे में फंस गए, जिन्हें इमरजेंसी टीम ने रेस्क्यू कर बाहर निकाला। बिल्डिंग गिरने से इमारत का मलबा सड़क पर ही बिखर गया और सड़क बंद हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही दमकल विभाग की कई टीमें मौके पर पहुंच गई और राहत बचाव में जुट गई। हादसा कैसे हुआ अभी तक इसका पता नहीं चल पाया है, लेकिन अधिकारियों ने संभावना जताई है कि तेज हवाओं और बारिश की वजह से हादसा हुआ होगा। हांगकांग प्रशासन ने बाढ़ की चेतावनी भी दी है। ब्राजील दुनिया का दूसरा ऐसा देश बन गया है जहां वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से जान गंवाने वाले लोगों की संख्या 6 लाख से ज्यादा हो गई है। कोपाकबाना बीच पर कोरोना से जान गंवाने वाले लोगों के लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। रियो डी जेनेरो में इस मौके पर 600 सफेद रुमाल को हैंगर से लटकाकर जान गंवाने वाले लोगों को याद किया गया। पिछले साल भी ऐसा ही एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया था। तब देश में 20,000 लोगों की मौत कोरोना से हुई थी। ब्राजील में अभी संक्रमण का खतरा बना हुआ है और हर रोज करीब 20,000 संक्रमितों की पहचान हो रही है, जबकि प्रतिदिन करीब 450 से ज्यादा लोगों की मौत हो रही है। अमेरिका के न्यू मैक्सिको में अनोखे बैलून फिएस्टा की रौनक बरकरार है। 9 दिनों तक चलने वाले इस फेस्टिवल में हर रोज अलग अलग आकृतियों वाले विशालकाय रंग बिरंगे बैलून आसमान की खूबसूरती बढ़ाते दिखते हैं।
इस खूबसूरत लम्हों का दीदार करने के लिए बड़ी संख्या में लोग बैलून फिएस्टा में हिस्सा ले रहे हैं, क्योंकि पिछले साल वैश्विक महामारी कोविड की वजह से इस इवेंट का आयोजन नहीं हो सका था। 1972 में जब पहली बार इस फेस्टिवल का आयोजन हुआ था, तब 13 बैलून की उड़ान भरी थी। तब से ही इस रंगारंग उत्सव का आयोजन हो रहा है। इसकी लोकप्रियता केवल अमेरिका में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में है। सिंगापुर में लोगों को सामाजिक व्यवहार सिखाने के लिए जेवियर रोबोट को जिम्मेदारी सौंपी गई है, जो बखूबी अपने काम को अंजाम दे रहा है। 7 आंखों यानी 7 कैमरों और 4 पहियों वाला ये रोबोट सार्वजनिक जगहों की निगहबानी करता है और जो भी लोग सोशल बिहेवियर और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की धज्जियां उड़ाते हैं, उन्हें ये न सिर्फ समझाता है बल्कि चेतावनी भी देता है। सिंगापुर की सड़कों पर सार्वजनिक जगहों पर जेवियर को गश्त लगाते हुए देखा जा सकता है। इसे सिंगापुर की होम टीम साइंस एंड टेक्नोलॉजी एजेंसी ने विकसित किया है। इतना ही नहीं, ये रोबोट्स अवैध धूम्रपान के साथ साथ कोरोना के सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर भी वार्निंग देता है। 1 साल पहले दुश्मनी भुलाकर दोस्त बने इजराइल और यूएई की दोस्ती रंग लाने लगी है। दुबई में चल रहे दुनिया के सबसे बड़े मेले में इजराइल ने अपना पैविलियन खोला है। यहाँ इजराइल की ताकत और तकनीक के साथ साथ भव्य संस्कृति की झलक दिखाई दे रही है। इजराइल पैविलियन का उद्घाटन इजराइल के पर्यटक मंत्री यूएल रज़ोवो ने किया। पिछले साल पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल और यूएई की दोस्ती करवाई थी, जिसके बाद दोनों देशों के संबंध लगातार मजबूत होते जा रहे हैं। कोरोना काल में आर्थिक बदहाली के दौर से गुजर रहे एक रेस्टोरेंट के लिए थाईलैंड में हाल ही में बाढ़ वरदान साबित हो रही है। बैंकॉक में नदी किनारे मौजूद रेस्टोरेंट में भारी तादाद में लोग खाने के लिए आ रहे हैं। रेस्टोरेंट के मालिक ने बताया कि उनके रेस्टोरेंट के लिए नदी की बाढ़ अवसर के रूप में आई है और ग्राहक रेस्टोरेंट में खाने का आनंद ले रहे हैं और सोशल मीडिया में पानी में डूबी कुर्सियों पर बैठे ग्राहकों की वीडियो तेजी से वायरल हो रही है। चीन और ताइवान के बढ़ते तनाव के बीच ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी एबोट ताइवान की राजधानी ताइपे पहुंचे। ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप में ताइवान के न्योते पर पहुंचे एबोट ने बयान दिया। चीन के विदेश मंत्रालय ने फ्रांस के कई सांसदों और पूर्व रक्षा मंत्रालय के ताइवान दौरे की निंदा की। फ्रांस के भूतपूर्व रक्षा मंत्री एलेन रिचर्ड कह रहे हैं कि ताइवान फ्रांस फ्रेंडशिप ग्रुप का नेतृत्व थे। अमेरिकी नौसेना ने साउथ चाइना सी में अपनी सबमरीन के समुद्र के भीतर किसी अज्ञात चीज से टकराने की जानकारी दी। हादसे में किसी को गंभीर चोट नहीं आई है, वहीं सबमरीन को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। नौसेना के मुताबिक 5 दिन पहले हुई यूएसए कनेक्टिविटी नाम के इस सबमरीन के साथ ये दुर्घटना हुई है।